नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, बंगाल पर बात है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कारण ये है कि बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, तो जो काम करने की गति है या वहां से आ रही अलग अलग जो खबरें हैं, वो इस प्रकार की होती हैं कि उससे ये पता लगता है एक तरफ कि बंगाल आखिर छोड़ा कहाँ गया था और कहाँ से बंगाल निकल रहा है। आप सोचें, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज से शुरू हो रहा है बंगाल का, और 3 दिन गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी चुनाव के काम के लिहाज से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां बीएसएफ के कैंप में रुकेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिन्हें गिरोहियों ने चिकन नेक कॉरिडोर कहा, वहां पर किए गए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। अब आप सोचें कि ये वही एरिया है जिसको केंद्र सरकार लगातार मांग रही थी। होम मिनिस्टर लगातार मांग रहे थे ममता बनर्जी से कि वो एक ऐसा एरिया है जो संवेदनशील है, वहां हमको चीजों को अच्छे और बेहतर तरीके से वहां इंतजाम करने हैं, सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, क्योंकि बड़ा सकरा एरिया है। बाकी चीजें जब होंगी तब होंगी, और ऐसा नहीं है कि उस तरफ काम नहीं चल रहा है, उस तरफ भी काम चल रहा है। हमने कई बार इसको संकेतों में कहा है, लेकिन बहुत खुल के इस पे बात करना उचित नहीं है। लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मांगते रह गए अमित शाह, गृह मंत्रालय, लेकिन ममता बनर्जी ने दिया नहीं। और इसको लेके तमाम बार कोर्ट तक मामला गया, कोर्ट ने फटकार लगाई, हर तरह की चीजें की, फेंसिंग पर तमाम तरह की फटकार उनको कोर्ट से लगी, लेकिन ममता बनर्जी चूंकि अवैध जो घुसपैठ है उसको चाहती थी। और अब सोचा जा सकता है कि एक ग्रेटर बांग्लादेश का जो कॉन्सेप्ट था, वो कैसे ममता बनर्जी उनकी राजनीति को भारत और भारतीयता से दूर लेके जा रहा था। अब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और याद है वो शर्जील इमाम जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, वो पूरा चरित्र बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में जीवित था। उसे एक तमन्ना थी और एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला होने जा रही थी, जिससे बंगाल ने बचाया। शुभेंदु अधिकारी सरकार आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? फेंसिंग। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने? सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देना, ताकि वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार कोई भी डिसीजन उसे राज्य के समन्वय और फाइलों की हेर फेर न करनी पड़े। सेना का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो वहां काम कर रही हैं, और उसकी जानकारी सामान्य तौर पर राज्य सरकार को और खासतौर से मुख्यमंत्री को होती है, ऑफिशियली होती है। तो अमित शाह पहला दिन वहां लगा रहे हैं, दूसरा दिन आप सोचे वो कहाँ लगा रहे हैं? जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वहां के पुलिस अधीक्षक यानी कप्तान और जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डबल इंजन सरकार के काम करने के तरीके के बारे में मैं इधर लगातार आप लोगों से बात करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि ये डबल इंजन सरकार का जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो अब जनता को कैसे समझ में आ रहा है। आप यही देखिए कि किस तरीके से इस देश का एक गृह मंत्री, एक राज्य जो कि सीमावर्ती राज्य है, जिसका इतिहास राजनैतिक रूप से इतना कलंकित है, बाकी रूप से तो बहुत समृद्ध है, और वो समृद्ध होना उसका दिखाई भी देता है, ऐसा नहीं है बंगाल के समाज का। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से वहां एक ऐसी समस्या पैदा करके रखी गई, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला यूनिट तक आपका गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्री पहुंच रहा है। ये होता है डबल इंजन सरकार का वो जो सुगम्य कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ये ऐसा संभव हो पा रहा है। और खुद जब गृह मंत्री, आप सोचें जरा, कल्पना करें आप, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी उससे सीमा है। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, नेपाल से सीमा है, कोई बहुत ज्यादा इस तरह की सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस सीमावर्ती कलेक्टर और एसपी से इस देश का गृह मंत्री बैठ के बात करे, सुरक्षा की बात करे, सीमा की बात करे, बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, तो वो कितना बड़ा मोटिवेशन है। तो ये अमित शाह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शुभेंदु सरकारी
अधिकारी की सरकार आने के बाद बंगाल में। तो ये एक तरफ आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से डबल इंजन सरकार काम कर रही है, और ये भाजपा की बहुत बड़ी मजबूती होती जा रही है जो बंगाल में आपको दिखाई दे रही है। अब तीसरे दिन लोग कहते हैं 2021 का चुनाव जब आप सबको याद होगा, हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके जो बाकी मतलब नॉन बंगालीज ज्यादा, क्योंकि बंगालीज को ये चीज नहीं थी। इस बार जब हम बंगाल गए तो खास तौर से, और वो क्या था कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कार्डर को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया, जो पोस्ट पोल अलायंस ममता बनर्जी ने 2021 में किया था। हम जब इस बार के विधानसभा चुनाव में गए तो मेरा खास ये इंटेंशन था कि क्या वाकई जो सोशल मीडिया पे हमको दिखाई देता था इस तरह का आमर्श, क्या भारतीय जनता पार्टी के उस कार्डर को बंगाल में है? और यकीन मानिए ये ऐसा नहीं था। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्डर है, वो यह जानता था कि अगर हमारी सुरक्षा कोई कर सकता है, हमें अगर कोई साथ लेके चल सकता है, तो वो भाजपा है। उतनी नाराजगी वहां पर नहीं थी जितनी बाकी इलाकों में देखी गई। अब गृह मंत्री जब 3 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, तो आप तीसरा दिन देखिए किसको डेडिकेटेड है। वो वहां के जनप्रतिनिधियों, अपने कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो तालुका लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, उन सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। ये 3 दिन का ऑफिशियल शेड्यूल है। इसके अलावा गृह मंत्री जब कहीं जाते हैं और कामकाजी दौरा होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका पब्लिक डोमेन में आना जरूरी नहीं होता है, और ऐसे में जबकि वो बॉर्डर स्टेट है, तो ये अमित शाह का एक सघन काम है जो वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है। और यहीं वो बात सच होती हुई नजर आ रही है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बंगाल में होगा, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो कि राष्ट्र से बाहर की है, यानी बॉर्डर की हैं, वो दूर होंगी, और उसी के साथ बाकी सारी चीजें। तो लोकल लेवल पर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, जो सीमावर्ती जिले हैं, उनके अधिकारियों से सीधा गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का जो ये सीधा कनेक्शन है, ये बताता है कि कितनी गंभीरता है। और अब हम ये यकीन कर सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही एक तरफ अवैध घुसपैठिए बाहर किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ घुसपैठ को रोकने का भी पूरा इंतजाम हो रहा है। न सिर्फ अमित शाह जी ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहीं जा रहे हैं, बल्कि जितनी भी फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग के बारे में एक चीज देखिए, ममता बनर्जी एक तरफ तमाम बहाने करके वो फेंसिंग के काम को रोकती रही, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने फेंसिंग के लिए परमिशन दी अपने पहली कैबिनेट बैठक में, उसके बाद आप जरा समाज का पार्टिसिपेशन देखिए, और एक मायने में और मैं समाज का पार्टिसिपेशन खासतौर से बंगाल, इसको हम लोगों को लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए लोग खुद आए, किसान खुद आए और उन्होंने कहा कि नहीं फेंसिंग जरूरी है, हमारी जमीनें लीजिए। दूसरी तरफ एक अलग पहलू आपको बंगाल विधानसभा के बाद समाज का मिला। अंडे टमाटर अपना आक्रोश व्यक्त करना, गुस्सा निकालना, कई जगह पिटाइयां होना, ये तो सब प्रारब्ध है जो किया है। और यही महुआ मोइत्रा है ना, वो कहती थी कि हिंसा बंगाल का जो है वो कल्चर है, इतिहास है, हिस्ट्री बताती थी। तो ठीक है, ये तो बहुत कम है, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखिए जनता इलेक्शन रिजल्ट में सरकार को लाके बैठाने के बाद शांत नहीं बैठी। वो पुराने टीएमसी के गुंडों की पहचान कर रही है, वो वसूलीबाजों को पहचान कर रही है, अवैध मकान आज भी कब्जा हो रहे हैं उनकी पहचान कर रही है। यहां तक कि शुरुआती दिन आपको याद होंगे जब सत्ता बदली थी, तब बोरों में बंधे हुए नोट खेत के किस हिस्से में गाड़े गए हैं, इसकी भी मुखबिरी बंगाल के समाज ने की थी। तो समाज और गवर्नेंस, इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको इस समय भारत की राजनीति में देखना हो कि कहां पर जनता अपने सरकार के साथ लगी हुई है, तो वो बंगाल है। तो बंगाल ने एक ये नया मॉडल भी दिया है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस। लेकिन उसी बंगाल से एक और खबर है, जरा उस पर आज बात कर लेते हैं। तो आप महुआ मोइत्रा और इन जैसे कुछ लोगों के अलावा आप सोचें कि
ममता बनर्जी की क्या स्थिति है। आप सबको याद होगा मदन मित्रा। मदन मित्रा ममता बनर्जी के बेहद करीबी, 30-35 साल से बेहद करीबी। उन्होंने एक समय ममता बनर्जी को कुछ कहा, लेकिन आज वही मदन मित्रा ममता बनर्जी को गांधारी कह रहे हैं। खैर, अब महुआ मोइत्रा सॉरी ममता बनर्जी के इन भूतपूर्व या वर्तमान जो भी है मदन मित्रा जी से ये कौन पूछे कि भाई धृतराष्ट्र कौन है। चलिए छोड़ देते हैं वो सवाल। लेकिन आपने मदन मित्रा ने ममता बनर्जी को गांधारी कहा। ये वही मदन मित्रा हैं जो इस समय विधायक हैं और इससे पहले ममता बनर्जी को सॉरी भी बोल चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने ममता बनर्जी को सॉरी भी बोला है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कहते हैं कि साहब नहीं, वो हमारी भूल थी और हकीकत ये है कि कालीघाट में मेरा दम घुटता था, यानी ममता बनर्जी के साथ काम करने में इनका दम घुटता था। ये वो मदन मित्रा हैं जो अभी तक बागी गुट में नहीं शामिल हुए हैं, विधायक हैं, लेकिन इनका एक तरफ माफी मांगना और दूसरा गांधारी कहना। आप सोचें ममता बनर्जी के आसपास क्या घटित हो रहा है और किस तरीके से जब किसी व्यक्ति या कोई महिला, मैं यहां उन्हें व्यक्तित्व तो कह देता हूं, जब उसकी राजनीति उस समाज के बहुसंख्यक भावना के खिलाफ होती है, तो जब उसके हाथ से सत्ता जाती है तो उसकी स्थिति क्या होती है। मदन मित्रा ने सिर्फ गांधारी ममता बनर्जी को ही नहीं कहा, अभिषेक बनर्जी को हिटलर कह रहे हैं। कहते हैं कि साहब वो लौंडा बददिमाग लौंडा है। तो ये लगातार विद्रोह, पार्टी हाथ से गई, कल को सिंबल हाथ से चला जाएगा, विधायक हाथ से गए। आज स्थिति ये है कि 3 राज्यसभा सीटें जो रिक्त हैं और जो अब भाजपा उनके कैंडिडेट्स को लड़ाई, तो आपके सांसद भी आपके पास अब नहीं बचे। ग्राउंड पर आप देखिए, ममता बनर्जी ने 1-2 बार सड़क पर उतरने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी को वो समर्थन भी बंगाल की जनता से नहीं मिला है। तो आज ममता बनर्जी की राजनीति एक तरफ देखिए, उनके लोग उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, गुंडा दमन एक्ट 48 घंटे हो गए बंगाल में लागू हुए और क्या फूल प्रूफ ये कानून बनाया है शुभेंदु अधिकारी ने। 365 दिन, 1 साल, अगर कोई दंगाबाज है, कोई गुंडा है, कोई किसी के खिलाफ, पुलिस को ये पूरा पता है, उसके बारे में तमाम जानकारियां हैं, पुलिस उसे डिटेन कर सकती है और 1 साल तक उसे कोर्ट में बिना पेश किए डिटेन किया जा सकता है, बिना चार्जशीट लगाए डिटेन किया जा सकता है। हालांकि ये मैक्सिमम अवधि है। ये एक बहुत प्रभावी कानून होने जा रहा है, कम से कम जो अस्तर गुंडेबाजी का, जो अस्तर बंगाल में अराजकता का ममता बनर्जी के समय में आ चुका है। पिछले 48 घंटे में हालांकि अभी तक किसी एक केस की रिपोर्टिंग नहीं है, मैंने खोजने का प्रयास किया, लेकिन बहुत जल्दी रिपोर्टिंग शुरू होगी, केस दर्ज होंगे। दूसरी तरफ जो दंगाई, जो इस तरह के अराजक लोग अगर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी वसूली की भी पूरी व्यवस्था इस कानून के अंदर है। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की प्रतिबद्धता, चाहे वो राज्य के अंदर के लॉ एंड ऑर्डर की हो, दूसरी तरफ आप उसी बंगाल में गृह मंत्री का फोकस 3 दिन बंगाल में। लोग कहते हैं साहब चुनाव आता है तब लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन आप काम के इन दौरों को देखिए तो ये बताती है कि किस तरीके से एक मॉडल बंगाल के लिए, एक समाधान का मॉडल पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व के पास था, जिसको जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार वहां आती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक तरफ अमित शाह 3 दिन गंभीर काम का दौरा उनका बंगाल के लिए और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का प्रारब्ध उनको कहाँ लेके आया है, एक एक करके उनके सभी साथी, पार्टी, झंडा, राजनीति, यह सब कुछ उनसे दूर हो रहा है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बंगाल की इन 2 डेवलपमेंट्स के जरिए जो एक बड़ी बात कहने की एक कोशिश किया है हमने, वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो जरा वीडियो को आगे फॉरवर्ड किया कीजिए।
लाइक जरूर किया कीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।